आपको धीरे धीरे पीछे उठाना है और कमर से ऊपर के हिस्से को धीरे धीरे सामने की ओर झुकाते जाना है और ठुड्डी को सीने से लगा लें। तो जैसे ही आपका सिर आसन पर रेस्ट करेगा तो आपका जो टॉप ऑफ द हेड है, जो क्राउन पोर्शन है, वो आसन पर आएगा और उस समय हाथ को ऊपर पूरा पीछे सीधा कर लेना है और थोड़ी सी देर आराम से इस स्थिति में बैठना है। इस स्थिति में भी कुछ हद तक जो हमारे बायोकेमिकल्स के फ्लो हैं, हार्मोनल फ्लो है, ये भी रिवर्स हो जाता है। तो ये एक इसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। अगर शीर्षासन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो उसका अभ्यास करिए और फील करिए दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर आज्ञा चक्र एंड slowly and gradually you are becoming more and more human being. Okay? धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों का जो है इंद्रिय जाल से निकल कर इंद्रिय जय की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये दो आसन हैं और एक क्रिया है जिसको गुरुजी प्राण क्रिया कहते हैं। प्राण क्रिया में हमें अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लगाना है। अब देखो, आप कितना भी पुराना लिटरेचर पढ़ लो, अगर शरीर पर ध्यान लगाने के लिए कहीं कहा गया है तो दो ही स्थान है, या तो नासिकाग्र या भ्रूमध्य। दो ही स्थान है जहां पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको कॉन्टेम्पलेट करना है। तो भ्रूमध्य जो है ना, अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट स्पॉट है हमारे शरीर का। तो भ्रूमध्य पर ध्यान लग जाए जब आप कंटिन्यूअसली उस स्थान पर ही आपकी चेतना बनी रहे कुछ देर तक, तो उस समय फिर हमें धीरे धीरे अपनी सांस को पहचानना है और फील ये करना है कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो फील करें कि यहाँ से जो आपका प्राण है वो 2 इंच बाहर जा रहा है, धीरे धीरे सूत बाई सूत, मिलीमीटर बाई मिलीमीटर आगे आ रहा है जब सांस लिया, और जब छोड़ा तो वो हमारे भ्रूमध्य से होकर 1 इंच अंदर की ओर जा रहा है। समझ में आए? ये है प्राण क्रिया। प्राण क्रिया ये जो है, इसमें हम अपनी ब्रेथ, देखिए अगर टेक्निकली हम लोग सोचते हैं तो ब्रेथ जो है ना, केवल हमारे नासिका रंध्रों से, ट्रैकिया से होती हुई लंग्स में ही जाती है और कहीं नहीं जाती। लेकिन हम यहाँ पर प्राण की बात कर रहे हैं। प्राण कहाँ जाता है? जहां मन जाता है। ये तो प्राण तथा, ये तो मन तथा प्राण। तो हमें अपने मन को ऐसे इस तरह से फोकस करना है और सांस के साथ में उसको कनेक्ट करना है कि जब हम सांस छोड़ें तो 1 इंच बाहर जाए, और जब सांस जब लें तो बाहर जाए और छोड़ें तो अंदर जाए। जब एक्सहेल करना है तो इट शुड पियर्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस भ्रूमध्य के ठीक पीछे ही होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी सी गुहा होती है, वहां मटर के बराबर, लगभग 1 से 1.5 इंच अंदर ये यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो उसके लिए जो है वो प्राण क्रिया ऐसे बताया गया है, छोड़ें तो अंदर और लें तो बाहर की ओर। तो इसका अभ्यास करें, मतलब कुछ ऐसे 9 राउंड से शुरू करें, पहले 3 से शुरू करें, 3, 6, 9, इस तरह से अगर इनकी प्राण क्रिया का हम अभ्यास करेंगे तो हम अपनी आज्ञा चक्र की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। और इसका जो मंडल है, मंडल हम लोगों ने समझा था ना, हर चक्र का एक ज्यामितीय संरचना होती है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इसकी जो शेप है आज्ञा चक्र की, वो है सर्कल। हम आपको याद होगा विशुद्धि चक्र का जो ज्यामितीय संरचना थी वो एक अंडाकार थी, ओवल, और इसकी है पूरा सर्कल। और ये सर्कल जो है वो हमें, इसका जो मंडल प्राणायाम है वो इस तरह से करना है कि
भ्रूमध्य पर ध्यान लगाते हुए हाफ सर्किल सांस लेते हुए मूलाधार तक जाना है, लास्ट वर्टिब्री। मूलाधार की जो शारीरिक स्थिति है वो आपको याद होगी। तो यहां से सांस लेते हुए सर्किल, अच्छा सा गोल गोल सर्किल बनाना है, आड़ा तिरछा नहीं, एकदम सर्किल बनाते हुए मूलाधार तक जाएं, और मूलाधार से फिर सांस छोड़ते हुए उसी सर्किल को बनाते हुए मैं दोबारा से आज्ञा चक्र, जब यहां पर आ जाए तो पूरी सांस आपकी खाली हो। तो इस तरह से हमें क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज करना है। आज्ञा चक्र यानी भ्रू मध्य से सांस लेते हुए सर्किल बनाते हुए मूलाधार तक पूरी सांस आपने ले ली। अब वहीं से आपको छोड़ना शुरू करना है, धीरे धीरे छोड़ते जाइए और सर्किल इस तरह से बनाते हुए आज्ञा चक्र तक जब तक आप आएंगे तो पूरी सांस आपकी खाली हो जानी चाहिए। ये आज्ञा चक्र का जो मंडल प्राणायाम, सर्कल, इसका जो मंडल है वो सर्कल। तो इस तरह से हम अपने आज्ञा चक्र को के साथ जुड़ सकते हैं। और इसका जो बीजाक्षर है, जो बीज मंत्र है, वो है आंग, आ और ऊपर चंद्र बिंदु। एक तो होता है अंग, अंग नहीं है, आंग चंद्र बिंदु है। तो इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो उसके बाद में जो आफ्टर टोन आएगी वो इस तरह से आनी चाहिए, जिसमें नेजल टच हो। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर अंग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो कैवर्नस प्लेक्सस है, यानी वो छोटी सी गुहा जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। और जब वाइब्रेशंस होते हैं इसका मतलब उसकी जो फ्लोज हैं, जो हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, वो रेगुलेट होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, उनका वो सामान्य स्राव होने लगता है। और जब उनका सामान्य होने लगता है स्राव, तो आपकी जो पूरी ज्ञानेंद्रियां से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी एंडोक्रिनल ग्लैंड्स हैं, उन सबके स्राव भी नॉर्मलाइज होने लगते हैं। ठीक है। और इसका जो गायत्री है, अब जैसे हमने समझा था कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यहाँ से जो चक्र हैं और इसके जो दल हैं, इनके दल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले उसमें सहस्त्रार डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हर चक्र के दल होते हैं कुछ, चार, जैसे मूलाधार 4 दल है, और इसी तरह से 6, 10, 12, 16, और फिर लास्ट में आज्ञा चक्र पर 2 ही दल हैं। तो ये जो हमारी मूलाधार से जो ऊर्जा ऊपर जाती है, ये स्पाइरल फॉर्म में जाती है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि जैसे मतलब इस तरह से कई किताबों में ऐसे लिखा है कि स्पाइरल मतलब जैसे सांप गति करता है, वैसे एक्चुअली ये इस तरह से स्वर्लिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो मिक्सर चलाओ तो कैसे उसमें भंवर जैसी आ जाती है ना, जब शेक बनाते हैं किसी चीज का तो उसमें एक वो आ जाती है, भंवर जैसी आ जाती है, वर्लपूल। तो उस तरह की ऊर्जा, उस तरह की डायरेक्शन से ये मूव करती है अपवर्ड। तो जितने भी हमारे चक्र हैं वो इसी तरह से ऊपर मूव करते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र पर इसका जो मूवमेंट है वो राइट लेफ्ट ऐसे होने लगता है, क्योंकि यहां हम स्पाइन से ऊपर आ गए। स्पाइन जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हमारा जब जन्म होता है, मतलब जब भ्रूण स्थिति में होते हैं, एम्ब्रियो, तो उसमें सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनती है। ब्रेन का डेवलपमेंट बाद में होता है जनरली। वैसे हम लोग ये समझते हैं ना कि ब्रेन और फिर उसकी ये पूंछ बन जाती है, ऐसा नहीं है। पूंछ पहले बनती है, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पहले बनती है। तो ये क्या हमको क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है एक एक एनिमल को सस्टेन करने के लिए, एक कोई भी जीव है उसको जिंदा रहने के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब वो ब्रेन में डेवलप होती है
तो वहां पहुंचकर फिर प्रकृति कहती कि अब तुम इंसान बन गए हो। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी जो ऊर्जा है वो हमें इस जगत में केवल जीवित रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए, थ्राइव करने के लिए ये जरूरी है। अब जैसे ये सब जानवरों में भी होती है, लेकिन जानवरों को कोई चॉइस नहीं होती, उनके पास पावर ऑफ चॉइस नहीं। जैसे ही आज्ञा चक्र पर वो ऊर्जा जाती है तो हमारे समक्ष एक पावर ऑफ चॉइस आती है कि करूं या नहीं करूं। जैसे सपोज एक स्टिमुलेशन आया, मेरी आंख ने कुछ बहुत अच्छा सा कोई खाद्य पदार्थ देख लिया, कोई खाने की चीज रखी हुई है, तो वो तो हमने कर लिया। और कर्मेंद्रियों जो है ना, हमारी जो कर्मेंद्रिय यानी जो जिह्वा है, टेस्ट ग्लैंड, वो भी हमको ये सजेस्ट कर रही है कि देखो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है ये, इसको जाके और खा लेना चाहिए। लेकिन ये चॉइस, ये जो रखा है, ये मेरा इस पर अधिकार है या नहीं है, या वो मेरे इस शरीर के लिए उचित है या अनुचित है। ये जो चॉइसेस हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ में होती हैं। एनिमल्स के पास में कोई चॉइस नहीं। अगर मान लो मैं बिल्ली हूं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे चूहे के पीछे दौड़ना ही पड़ेगा। और अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूं तो फिर मैं मेरे पास में चॉइस है कि अगर मान लो कोई फूड आइटम है, ये तो प्रीतिकाना का है, नहीं मुझे नहीं खाना है। और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमन बीइंग वाला जो टच है वो नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो मैं खा भी सकता हूँ, इट डिपेंड्स। लेकिन जो पावर ऑफ चॉइस है ये हमको डिस्टिंग्विश करती है, हमको अलग बनाती है एक पशुवत मानव से, मानव से और मानव। एक पशुवत जो मानव है, एक एनिमलिस्टिक ह्यूमन है, और एक ह्यूमन बीइंग है। उसमें वो डिस्टिंक्शन कैसे होता है? पावर ऑफ चॉइस से। तो वो जो ऊर्जा अभी तक अलग अलग दिशाओं में गोल गोल घूम रही थी, वो अब केवल 2 डायरेक्शन में घूम रही है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। और हमारे जो ब्रेन में भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो उसके बीच में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, हालांकि वो दोनों ब्रेन अलग बॉक्स में अलग अलग नहीं है, वो भी जुड़े हुए हैं। और लेफ्ट को भी पता रहता है कि राइट में क्या हो रहा है, राइट वाले ब्रेन को भी पता रहता है कि लेफ्ट में क्या हो रहा है। एवरीथिंग इज देयर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है या लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो ज्यादा होता है क्वांटिटेटिव, और जो राइट ब्रेन है वो होता है क्वालिटेटिव। इसको थोड़ा समझते हैं। इसको लेफ्ट यानी लक्ष्मी ब्रेन बोलते हैं। लक्ष्मी मतलब वो व्यक्ति हमेशा बुद्धि से काम करता है कि ये काम करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा या क्या होगा। अब सपोज इसको ऐसे समझे कि 2 व्यक्ति हैं जो सनराइज को देखने गए किसी अच्छे स्पॉट पर जहां सनराइज होता है। तो एक व्यक्ति का जो राइट हेड डोमिनेंट है, राइट हेमिस्फीयर जो है ना वो उसका डोमिनेंट है। तो जो राइट डोमिनेंट जिसका होगा वो थोड़ा सा भावना प्रधान होगा, इमोशनल होगा, आर्टिस्टिक चीजों पर उसका ज्यादा रुचि होगी। और जिसका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। क्या मतलब क्या? तो अब जैसे वो पहुंचे तो जो लेफ्ट वाला है ना वो इतने देगा, वो घड़ी देखेगा और सनराइज हुआ, अच्छा हाँ इतने बजे सनराइज हुआ, 6:57 पे सनराइज हुआ, ये वो बताएगा। लेकिन जो सनराइज की जो सौंदर्य था उससे वो वंचित रह गया। इधर जो राइट वाला है वो उसने उसका पूरा आनंद लिया। वो कैसे सूर्य निकला और पूरा सब ऑरेंज हो गया था, उसके बाद में धीरे से उसने उसकी एक ऊपर की लेयर दिखी, फिर वो पूरा प्रखर हो गया।
अब उससे पूछो कितने बजे हुआ था, उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जीवन में जो हम करते हैं, उसमें हमारा जो राइट ब्रेन है वो इमोशंस को, जैसे कोई पोइट्री लिख रहे हैं, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, देन योर राइट हेमिस्फीयर इज मोर डोमिनेटिंग। और अगर कहीं किसी से नेगोशिएशन कर रहे हो, भाव मोल भाव करते हैं ना, जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं तो इतने का इतने, ये वाली नहीं ऐसी दो और इतनी दो, ऐसा करके मोल भाव करते हैं। या फिर कोई मैथमेटिकल पजल आप कर रहे हो तो उसमें आपकी बुद्धि लगेगी, देन योर लेफ्ट ब्रेन विल बी फंक्शनिंग। अब जो जीवन के थ्रू अगर हमें आगे बढ़ना है, तो इसमें केवल राइट और केवल लेफ्ट ब्रेन का डोमिनेशन जो है ना पर्याप्त नहीं है, इनके भीतर बैलेंस होना जरूरी, समत्व। अब देखो, ऐसे इसको देखो कि कोई बहुत ज्यादा भावुक व्यक्ति है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब वो उसकी आजीविका कैसे चल रही है, वो भावनाओं में आ गया तो सब कुछ दे भी दिया अपना, या वो भावना के कारण जो है वो, जो उसको अपना ड्यूटी पे जाके कुछ करना चाहिए, तो कुछ पैसे कमाने चाहिए थे, वही नहीं कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में, इफ इफ समवन इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम राइट, देन नथिंग इज लेफ्ट, जेब खाली हो जाती है उसकी। और अगर कोई सिर्फ लेफ्ट से कर रहा है, द वन हु इज यूजिंग ओनली लेफ्ट, देन नथिंग इज राइट, क्योंकि वो बुद्धि से काम करेगा और हर काम उचित नहीं होगा उसका। इसलिए इनमें बैलेंस जरूरी है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर, राइट और लेफ्ट जो चलती है, तो ये हमारे दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर को इक्वली स्टिमुलेट करनी चाहिए। तो अगर हम आज्ञा चक्र का की ऊर्जा मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास करें, उसकी उपासना करें, तो हमें इस ऊर्जा को जो है वो हमारे दोनों हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, एंड वी विल फाइंड दैट इक्विलिब्रियम, जो हमारे जो जीवन में एक समत्व होना चाहिए, वो हमको फिर मिलने लगता है। तो इसकी उपासना के लिए जो गायत्री है वो है हंस। देखो, जैसे हंस का क्या काम होता है, नीर क्षीर विवेक होता है उसमें, सही और गलत के बीच में चुनाव, और ये नीर क्षीर विवेक ही होता है, हंस में ये क्वालिटी होती है। तो इसका जो डीटी है, जो जो जिनको देव कहा गया है, वो आज्ञा चक्र के देव हैं हंस, परम हंस। तो इसका जो मंत्र है, ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। हंस का काम यह है कि उचित और अनुचित के बीच में आपको ज्ञान करा दे। उस ज्ञान को या उस इंडिकेशन को हम सुन भी लेते हैं, कई बार अनसुना कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जो बाकी के चक्र की क्या कंडीशन है, और हमारा जो मन है वो किस दिशा में जा रहा है, उस पर हमारा कितना संयम है। तो इसके लिए जो है वो जरूरी है कि हमारे जो नीचे के जो लोअर चक्रास हैं, मूलाधार, और इनकी हम साधना शुरू करें, और उसके बाद में आज्ञा चक्र की जब हम साधना शुरू करते हैं, तो फिर वो समत्व घटित होने लगता है हमारे जीवन में। तो आज मैंने निश्चित किया था कि एक क्रिया हम और डिस्कस करेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे, जिसको हम कहते हैं आत्मशुद्धि क्रिया। और अगर आप तैयार हैं मेरे साथ करने के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका इंडिकेशन दे दूं कि कैसे करनी है वो।
और इसके जो लाभ हैं वो अतुलनीय हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन, ये दो जुड़ी हुई क्रियाएं थी। इनका आप अभ्यास करें तो मन हमारा बहुत अंदर से साफ होने लगता है, पूरी तरह से शुद्धिकरण होने लगता है आपका, आभ्यंतरिक शुद्धिकरण। और हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है अगर आगे की साधना पे हमें बढ़ना है। मन को कंट्रोल करने के लिए जो थंब ऑफ रूल है वो क्या है कि अपने ब्रेथ पर आपको वो करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। चले बातें चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। तो जिस तरह से आप, अगर मान ला आपका मन एजिटेटेड है तो अपने ब्रेथ को धीमा कर लीजिए, तो मन जो है ना थोड़ी देर में अपने आप शांत होने लगता है। उसी थ्योरी पर ये एक क्रिया है जिसमें हम शुरुआत में 10, 20 और 40 इस रेशियो से अपनी सांस को खूब गहरा लेंगे और फिर उसको, उसकी स्पीड डबल कर देंगे और तीसरे राउंड में और ज़्यादा डबल कर देंगे, फास्टेस्ट स्पीड। इसमें दोनों नासिकाओं से सांस लेनी है, पीठ गर्दन सीधी रखनी है और अपने हाथ में या तो चिन्ह मुद्रा बना लें, और यदि वात दोष से परेशान हैं तो आप वायु शामक मुद्रा भी बना सकते हैं, जिसमें तर्जनी को अंगूठे की जड़ से लगा दिया जाता है इस तरह से। ये वायु शामक मुद्रा है। जब मन बहुत चंचल होता है तो वात दोष हो जाता है, आकाश और वायु मिलके हमारे मन को इधर उधर उड़ाते रहते हैं। अगर स्थिति ऐसी है तो ये वायु शामक मुद्रा बना सकते हैं। और अगर मन आपका पहले से ठीक है, शांत है, तो आप चिन्ह मुद्रा बना लीजिए इस तरह से, और अपने घुटनों पर हाथों को रख लीजिए, जो भी मुद्रा आपके लिए उचित हो। पीठ गर्दन को सीधा कर लीजिए और आप चाहें तो मेरी ब्रेथ को आप फॉलो कर सकते हैं, या मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूं आपको कि मैं किस तरह से गहरी और किस तरह से मीडियम स्पीड और किस तरह से फास्ट स्पीड में सांस लूंगा। थोड़ा सा आप फॉलो करें उसको, और लेकिन जब आप अभ्यास करें तो अपनी क्षमता से करें, मुझे कॉपी करने का वो ना करें, जो आपकी स्पीड है उसको। मतलब पहले ऐसी सांस लेनी है जिसमें हम फील करें कि हमने अपनी सांस ली और हमारे मूलाधार तक पहुंच गई वो सांस, और जब सांस छोड़ें तो वो आज्ञा चक्र तक हमने उसको खाली कर दिया। लेकिन प्रयास नहीं करना है, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ। चेहरे पर आपके सौम्यता बनी रहनी चाहिए। केवल सांस जो है वो हमें ऐसे लेनी है कि जितना आ सके, जितनी अधिक से अधिक उतना ले लें, डोंट ओवर एक्सर्ट। और ऐसे ही छोड़ने में प्रयास करें कि पूरी सांस निकल जाए। और इस समय हमें ध्यान लगाना है अपने लोअर लंग्स पर, लोअर लोब्स ऑफ लंग्स पर, जब गहरी सांस लेंगे। ठीक है, फिर जब आप मीडियम सांस लेंगे तो अपने मिडिल लोब्स पर ध्यान लगाना है, और यहाँ जो रिब्स हैं इसको बाहर, बार बार बाहर करके और अंदर करना है। ये मीडियम स्पीड से सांस हो जाएगी। और जब फास्ट स्पीड में करेंगे तो अपने अपर लोब्स ऑफ लंग्स पर ध्यान लगाइए, और ये कॉलर बोन के आसपास आपको बार बार खिंचाव महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर, यहाँ की जो एल्वियोलाई हैं वो बार बार फूल रही हैं, और जो इसकी आसपास की जो मसल्स हैं उन पर भी कुछ स्ट्रेस आ रहा है। मुझे 1 मिनट का मौका दें, मैं जरा माइक लगा लेता हूँ जिससे कि आप हमारी ब्रेथ को थोड़ा फील कर सकें। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा 10 लॉन्ग ब्रेथ्स
by focusing my mind on lower lobes of lungs. फिर 20 मीडियम ब्रेथ्स जिसमें हमारे मिडिल लोब्स पर मेरा ध्यान रहेगा, और जो मेरा रिब केज है इसको मैं दाएं और बाएं इसको बढ़ाऊंगा, और जब फास्ट स्पीड करूंगा तो वो हमारे 10, 20 एंड 40, तो 40 बार हमें सांस लेनी है तेजी से, जितनी तेजी से हम ले सकते हैं। तो एक बार मुझे आप फील करिए थोड़ा सा। अब मिडिल लोब्स, अब फास्ट, जब फास्ट हो जाए तो उसके इमीडिएटली बाद फिर लॉन्ग ब्रेथ लेनी है हमको। रेडी? समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग डिस्कस कर लें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे साथ में कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, इसको सिर्फ सुन लें, देख लें। अगर कर सकते हैं तो पीठ गर्दन को सीधा रखना है, एंड रिमेंबर कीप स्माइलिंग। फेस पर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, है ना? केवल हम अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, फेस की नहीं कर रहे हैं। सो बी काम एंड क्वाइट, फेस को जो है ना स्माइलिंग उसमें रखेंगे, और 3 राउंड करेंगे। 10 लॉन्ग ब्रेथ्स जिसमें हमें लोअर लोब्स पर ध्यान लगाना है, 20 मीडियम ब्रेथ्स जिसमें रिब केज को एक्सपेंड करना है, मिडिल लोब्स पर ध्यान लगाना है, फिर 40 ब्रेथ्स फास्टेस्ट जो आपकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से होगी। ओके, और उसमें हमें अपर कॉलर बोन के आसपास का जो लंग्स हैं उस पर ध्यान लगाना है। जैसे ही 40 हो इमीडिएटली फिर गहरी सांस पर उतर आ जाना है, 10 ब्रेथ्स लंबी वाली, और फिर से हमें लोअर लोब्स पर ध्यान लगाना है, और फिर से 20 मीडियम वाली और 40 फास्ट। फिर एक थर्ड राउंड करेंगे, और जब थर्ड राउंड में हम फाइनली जब फास्ट करेंगे उसके बाद में 5 गहरी गहरी सांस लेंगे, और उसके बाद में कुछ देर तक नॉर्मल सांस के साथ में रुकेंगे। ऑलराइट? बीच बीच में आपको मैं इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा जिससे कि कुछ भूल नहीं जाए। तो आज हम लोग इसके 3 राउंड लेंगे एंड सी कि हमारे मन पर उसका क्या प्रभाव आ रहा है। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। ओके, तो मुद्रा बना लें, पीठ गर्दन सीधी, आंख बंद कर लें। चश्मा पहना है तो उतार भी सकते हैं, आप पहनना भी चाहें तो पहन भी सकते हैं। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, बी काम एंड क्वाइट। अब अपने लोअर लंग्स पर ध्यान लगाएं और गहरी गहरी 10 सांसें लें। अब मिडिल स्पीड में, मिडिल पार्ट ऑफ लोअर लंग्स, कीप स्माइलिंग।
40 तेज सांसें और अपर लोब पर ध्यान लगाएं। गहरी सांस। Double the speed. Keep smiling. Fast. Deep breaths. गहरी सांस लें, मुस्कुराते रहें। Double the speed. Double the speed. लंबी सांस लें। Keep smiling. नॉर्मल सांस चलने दें। हमारे अंतःकरण में जो परिवर्तन आया है उसको देखने का प्रयास करें। पूरा शरीर आंदोलित है, मन पूरी तरह से स्तब्ध है, एक अभूतपूर्व एकाग्रता। अब अपनी चेतना को